हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में, जहां हम प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी प्राचीन भारत के इतिहास का जो महत्व वाला चैप्टर है वो कर लिया था। आज हम इसके दूसरे चैप्टर को अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट 801 क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उनका योगदान, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और उनका योगदान, गैर राजनीतिक इतिहास की ओर और सांप्रदायिक दृष्टिकोण, और फिर कालक्रम को पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसी प्रकार जितना भी यूपीएससी के लिए फेमस बुक है उसका इस चैनल में अपलोड करता हूँ। इस चैनल में अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग को खोजने पर परेशानी ना हो। यह बुक बहुत ही कीमती है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। क्या है? प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण, औपनिवेशिक मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें औपनिवेशिक के बारे में समझना होगा। तो देखिए, औपनिवेशिक का मतलब होता है जब भारत में दूसरे देश के लोग आकर यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उसे हम कहते हैं क्या? औपनिवेशिक। तो उन लोगों का भारत का इतिहास में किस प्रकार दृष्टिकोण था, उन लोगों का किस प्रकार नजरिया था, वो हम आज के इस चैप्टर में समझेंगे। और फिर उन्होंने क्या योगदान दिया। हड़प्पा जो संस्कृति है उसके खोज में महत्वपूर्ण योगदान उन्हीं लोगों का जाता है। अगर उन लोगों ने पंजाब प्रांत से होकर रेलवे लाइन नहीं बिछाती तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हो पाता। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार का हमें योगदान दिया। चलिए देखते हैं कि इस पुस्तक में और क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो है क्या लिखा हुआ है? शिक्षित भारतीयों ने अपने पारंपरिक इतिहास को हस्तलिखित महाकाव्य, पुराणों और आत्मकथा साहित्य के रूप में भले ही संभाल कर रखा। यहाँ संजो कर मतलब क्या होता है? संभाल कर रखा। परंतु प्राचीन भारत के इतिहास के आधुनिक अनुसंधान मतलब क्या होता है? रिसर्च। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया गया प्राचीन भारत कि भारत के लोग को कौन कौन से चीज़ खाते थे, कहाँ रहते थे। बहुत ही ज़्यादा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान की शुरुआत 18वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध में ही ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने इनका पूरा अनुसंधान किया अपनी ही आवश्यकता के लिए। ठीक है, तभी ना उन लोगों ने कास्ट सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन लोगों को पता था कि भारत में पहले कास्ट सिस्टम नहीं था। उन लोगों ने कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया ताकि उन लोग भारत पर शासन कर सके, यहाँ के लोगों की जो एकता है उसे कमज़ोर कर सके। सन 1765 में जब बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ तो उन्हें विरासत में मिली हिंदू नियमों के जरिए प्रशासन को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए 1776 में मनुस्मृति, एक बहुत ही मस्त ग्रंथ है, आपको पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति को आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति क्या है? एक आधिकारिक ग्रंथ है। उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और किस टाइटल से किया? अ कोड ऑफ जंतुज लॉ के शीर्ष यानी टाइटल से अनुवाद किया गया। हिंदू व्यवहारिक कानून चलाने के लिए ब्रिटिश जजों के साथ पंडितों को किस लिए? हिंदू व्यवहारिक कानून चलाने के लिए, और मुसलमान लोगों का व्यवहारिक कानून चलाने के लिए मौलवियों को रखा गया। प्राचीन नियमों और प्रथाओं को समझने के शुरुआती प्रयास जो मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा। सन 1786 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के रूप में फलीभूत हुआ। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासनिक अधिकारी सन विलियम जॉनसन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराई थी। कब? 1784 में।
उनके द्वारा कराया गया। पहली बार उन्होंने ही जो सांस्कृतिक है, लैटिन है और ग्रीक को एक ही भाषा परिवार से संबंधित बताया। उन्होंने बताया कि जो सांस्कृतिक लैटिन है और ये ग्रीक भाषा है, एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। सन 1789 में उन्होंने एक जो नाटक है, क्या नाम है उसका, अभिज्ञानम शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर्वप्रथम हिंदू सोसाइटी की स्थापना कब, सर्वप्रथम, सॉरी यह हमको यहाँ जाना था, सर्वप्रचलित, सॉरी सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ, क्या है, सर्वप्रचलित हिंदू ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्सन, यानी यही जो एक क्या था, प्रशासनिक अधिकारी था सर विलियम जॉनसन ने, वही बिल्किंस ने सन 1785 में किया। मुंबई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में, इस सब को आपको याद रख लेना है क्योंकि यह मिलान के तौर पर आता है कि बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो देखिए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, बिल्किंस ने किया। वही सन विलियम जॉनसन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। और ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1823 में की गई। किसके द्वारा, बिल्किंस द्वारा। विलियम जॉनसन ने जोर देकर कहा कि जो यूरोप के भाषाएं हैं, यूरोप जो महाद्वीप है उसके जो भाषा है मूल रूप से संस्कृति और ईरानी भाषा से बहुत मिलती है। इससे जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय देश भारतीय अध्ययन को विकसित करने में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के समय यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और अन्य यूरोपीय देशों में सांस्कृतिक अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। भारतीय संदर्भ में अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के एफ मैक्स मूलर से मिली, जो इंग्लैंड में बसे थे। जर्मनी के थे, मैक्स मूलर कहाँ के थे, जर्मनी के थे, लेकिन वह कहाँ पर रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे। सन 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेज़ों को भली भांति समझा दिया कि जिन पराए देश पर वे लोग रह रहे हैं, वहाँ शासन कर रहे हैं, उनके व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था की गहराई को से समझना अनिवार्य है। अगर आप किसी क्षेत्र पर रहते हैं तो उसके बारे में आपको अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर रह पाएंगे, नहीं तो वहाँ पर आप नहीं टिकेंगे। इसी प्रकार जो क्रिश्चियन के मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू धर्म के विकार मतलब क्या होता है, उसके नेगेटिव जो शब्द है, नेगेटिव नियम है, उनको उजागर करने की कोशिश की। इन जैसे हिंदू में नेगेटिव क्या है, नेगेटिव यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा घटिया है, तो इन सारी जो नेगेटिव चीज़ है उसको उजागर करना स्टार्ट कर दिया। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो मैक्स मूलर के संपादक ने प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद व्यापक पैमाने पर किया। उन्होंने जितना भी प्राचीन ग्रंथ है उनका, जैसे महाभारत, रामायण हो गया, इनका अंग्रेजी में अनुवाद यानी अपने अपने भाषा में अनुवाद करना स्टार्ट कर दिया। पूर्वी जो पवित्र है यानी जितना भी पवित्र धर्म ग्रंथ है यानी सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट सीरीज के अंतर्गत कुल मिलाकर 50 ग्रंथों का अनुवाद श्रृंखला को प्रकाशित किया, जिनमें से कई विविध खंडों में थे। इनमें कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल थे, किंतु प्राचीन भारतीय ग्रंथों को प्रमुखता दी गई। इन 50 जो ग्रंथ था उनमें से चीन का और ईरान का भी कुछ बुक उसमें शामिल किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारतीय ग्रंथ थे। इन ग्रंथों एवं इन पर आधारित पुस्तकों की प्रस्तावना में मैक्स मूलर और अन्य पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास
और समाज है, हमारी समाज है, इसकी प्रवृत्ति को बहुत ही सामान्यीकृत ढंग से देखा। उन्होंने कहा कि जो ये प्राचीन भारत है इसका इतिहास बोध अभाव है, यानी जो भारत के लोग हैं इसमें इतिहास का बहुत ही अभाव है। इन लोगों को भारत के इतिहास के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं है, विशेषकर समय और क्रम के संदर्भ में। आप लोग जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग को इतिहास सब्जेक्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें डेट्स याद करना पड़ता है। वही मैक्स मुलर ने पहले ही समझ गया कि जो भारतीय लोग हैं उन्हें भारत के इतिहास को लेकर जरा से भी दिलचस्पी नहीं है, खास करके समय और कालक्रम को लेकर। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भारतीय नागरिक है तानाशाह शासन के अभ्यस्त हो चुके हैं, यानी उन लोग तानाशाह को वो तानाशाह के विरुद्ध नहीं, तानाशाह वो पसंद करते हैं, तानाशाह शासन ही उन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है। उस प्रकार का तानाशाह भारत के लोग चाहते हैं। लेकिन अब सबका अलग अलग नज़रिया है। यह हम क्या पढ़ रहे हैं, औपनिवेशिक जो लोग थे उनका भारत के इतिहास को लेकर क्या दृष्टिकोण था वो हम देख रहे हैं, ठीक है। और अध्यायवाद या अपनी एक अलग दुनिया में इतने लीन थे कि उन्हें इस दुनिया की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं था। पश्चिमी विद्वानों ने जोर देकर कहा कि भारतीयों ने, जो भारतीय है, उन्होंने ना तो राष्ट्रवाद को अनुभव किया था और ना ही किसी तरह के स्वशासन का। अब हम देखेंगे ऐसे अन्य सामान्यकृत विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा लिखित भारतीय का एक प्राचीन जो इतिहास है, भारत का प्राचीन इतिहास में किए गए थे। उन्होंने सन 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा। किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। जो स्रोत उस वक्त उपलब्ध था उनका गहन अध्ययन पर आधारित एवं लिखित उनकी पुस्तक में राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता दी गई थी। लगभग 50 वर्षों तक इसका इस्तेमाल पाठ्य पुस्तकों के रूप में होता रहा और उन्हें विद्यमान आज भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी आज का जो विद्यमान है उनके पुस्तक को अभी भी इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पुस्तक? भारत का प्राचीन इतिहास। तो हमें भी शायद पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। ये वाला बुक ख़त्म होने के बाद हम इस बुक को ज़रूर पढ़ने का प्रयास करेंगे, अगर हमारे आसपास के बुक स्टोर में अगर यह उपलब्ध हो जाता है तो। स्मिथ का, क्योंकि देखिए महान विद्वान पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं भाई। अब क्या है, स्मिथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वफादार सदस्य के तौर पर उन्होंने प्राचीन भारत के विदेशियों की भूमिका पर जोर दिया। उनकी पुस्तक में 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण की जो चर्चा बताई गई है, इसमें भारत को ऐसे अनियंत्रित या स्वेच्छाचारी भूभाग के रूप में प्रस्तुत किया जहां ब्रिटिश शासन के स्थापना से पहले राजनीतिक एकता को अनुभव नहीं किया गया था, यानी उससे पहले कोई एकता नाम का चीज़ भारत में था ही नहीं। उनका आकलन यह है कि भारत में एक तंत्र या तानाशाही एकमात्र शासन का रूप रहा। भारत के इतिहासकार भी ऐसे ही मानते हैं, जो भारत के इतिहासकार हैं शायद वो भी ऐसे ही मानते हैं, उनका अपना मत है भाई। सारांश यहाँ क्या निकलता है? सारांश, भारतीय इतिहास की ब्रिटिश व्याख्या ने भारतीय चरित्र और उपलब्धियों को कमतर दिखाते हुए, यानी बहुत ही घटिया नीच दिखाते हुए औपनिवेशिक शासन पद्धति को उचित ठहराया। इसमें से कुछ विचारों को एक हद तक वैधता भी मिली। चीनियों की तुलना में भारतीयों में कालक्रम को लेकर कोई विशेष बोध या अभिरुचि नहीं दिखाई पड़ती। हालांकि कुछ जो प्राचीन ग्रंथ है प्राचीनतम चरणों में महत्वपूर्ण घटनाओं को बोध की मृत्यु के संदर्भ में
जो क्रमानुसार यानी सीरीज बाय सीरीज क्रमानुसार निर्धारित किया गया। जैसे कि पहले कौन आया, बौद्ध आया, फिर जैन आया, इस प्रकार एक क्रमानुसार निर्धारित किया गया। औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा निर्मित मान्यता कुल मिलाकर या तो निराधार थी या अति 1 मिनट नहीं दिख रहा है, अतिशयोक्ति से ग्रसित। फिर भी इसका इस्तेमाल निरंकुश ब्रिटिश शासन के विस्तार की प्रचार सामग्री के रूप में हुआ। भारतीय परंपरा में एकल व्यक्ति शासन पद्धति पर जोर देकर अपनी शासन व्यवस्था को सही ठहराने का आग्रह दिखाता था। इसमें सारी शक्तियाँ केवल वायसराय के हाथ में होती थी। इसी तरह यदि भारतीय दूसरे दुनिया की समस्या से ग्रस्त थे तो ब्रिटिश औपनिवेशिक मालिकों के पास इस दुनिया की देखभाल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतीत मतलब क्या होता है, इतिहास होता है। अतीत से स्वशासन का अनुभव पाए बगैर यहाँ के निवासी वर्तमान में अपने कामकाज को कैसे संभालते। इन तमाम सामान्यकरण की मान्यताओं के जरिए वे दिखाना चाहते थे कि भारतीय खुद से शासन चलाने के योग्य नहीं हैं। ठीक है, उन लोग समझ गए थे कि यहाँ एकता का कोई हमें स्वरूप ही नहीं नज़र में आ रहा है, ये लोग कैसे अपना शासन चलाएंगे। तो चलिए हम ही कुछ करते हैं। कौन बोल रहा है, ये ब्रिटिश लोग बोल रहा है। यहाँ पर खास करके हमें ब्रिटिश के बारे में ही ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि भारत में फ्रांस से भी आकर यहाँ पर शासन किया, जो पुर्तगाल के लोग थे वो भी आकर शासन किया, लेकिन यहाँ पर इस बुक में हमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिश के बारे में ही चर्चा देखने को मिला। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और उनका योगदान। ठीक है, तो भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। भारत के बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने पश्चिम यानी यूरोप में जाकर शिक्षा ग्रहण किया। वे प्राचीन इतिहास का जो औपनिवेशिक खंडन था उनसे काफ़ी दुखद थे। उन्होंने समझ लिया कि जो ब्रिटिश लोग हैं इन्होंने अपने अनुसार भारत के इतिहास को दिखाना स्टार्ट कर दिया है ताकि यहाँ वो शासन कर सके। तो उन लोग पश्चिम से पढ़ के आए थे वहाँ से पढ़ के आए, तो उन लोगों ने समझ लिया कि इन लोग कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर रहा है, और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख भी हुआ। और भारतीय जो सामंती साम्राज्य के विनष्टकारी और ब्रिटिश के प्रगतिशील पूंजीवादी समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का न केवल बेड़ा उठाया बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिसमें सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वशासन की धारणा मजबूत हो। ठीक है, उन्होंने बीड़ा उठाया। जैसे आप राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, और आप भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते ही होंगे, और मोदी नहीं हमारे महात्मा गांधी, वो भी अफ्रीका में गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने पढ़ के आया और भारत को अच्छा से सुधारने का बीड़ा उठाया। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन के समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, लेकिन ऐसे भी इतिहासकारों की कमी थी जिन्होंने तार्किकता और वस्तुगत दृष्टि को अपनाया। दूसरी श्रेणी के इतिहासकार थे, वे दूसरे श्रेणी के इतिहासकार थे। जैसे कि एक हो गया कौन, राजेंद्र लाल मित्र, जिन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यन शीर्ष से एक पुस्तक भी लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन हमें नज़र आ रहा है, हमें याद कर लेना चाहिए अपने पीटी के एग्ज़ाम के लिए। पूछा जाएगा कि राजेंद्र लाल मित्र कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो एक प्राचीन भारत के इतिहासकार है। उन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए, वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए, और इंडो आर्यन शीर्ष से उन्होंने इस बुक का नाम रखा। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी प्राचीन भारत के
प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज के तार्किक दृष्टिकोण को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय के लोग गोमांस खाते थे। क्या खाते थे? गोमांस खाते थे। औरों ने यह साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्वी औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ण व्यवस्था से भिन्न नहीं थी। ठीक है, क्या बताया कि प्राचीन लोग गोमांस खाते थे। क्या अभी ऐसा होता है? नहीं होता है। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, क्या रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े दो ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। कौन कौन? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशी राजवाड़े, दोनों ने प्राचीन भारत का पुनर्रचना की। आर.जी. भंडारकर, यानी आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रामकृष्ण, और जी का मतलब क्या होता है? गोपाल। और भंडारकर ने दक्कन के सातवाहन के राजनीतिक इतिहास और वैष्णव एवं अन्य मतों के इतिहास की पुनर्रचना की। एक महान सामाजिक सुधार के रूप में उन्होंने अपनी अनुसंधान के माध्यम से विधवा, पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था और बाल विवाह जैसी बुराइयों की भरनता की, यानी बहुत ही उन्होंने क्रिटिसाइज किया। शोध के रूप में पूरे जोश के साथ वी.के. राजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोत और सांस्कृतिक जो पांडुलिपि की तलाश में महाराष्ट्र में एक हर एक गांव है वहाँ की यात्रा की। किस लिए? पांडुलिपि। पहले प्राचीन भारत में पांडुलिपि का ही सहारा लिया जाता था, पांडुलिपि से ही इतिहास लिखा जाता था वहाँ पर। अंततः इन सारे स्रोतों को 22 खंडों में 22 मतलब होता है 20 और 2 22 खंडों में प्रकाशित किया। उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन वैदिक और अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत के विवाह के विकास के चरणों पर उसकी सूक्ष्म दृष्टिकोण के कारण सन 1926 में मराठी में विवाह व्यवस्था पर लिखी गई उनकी किताब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जानी गई। पांडुरंग वामन काने, ये एक नया नाम है, पांडुरंग वामन काने, जो कि संस्कृति के विद्वान थे। उन्होंने सामाजिक सुधार की ठानी। उन्होंने क्या ठाना कि हमें सामाजिक सुधार करना है, और विद्वात व ज्ञानी की परंपरा को जोड़ रखा। 20वीं शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित धर्मशास्त्र का इतिहास शीर्षक उसका उल्लेखनीय काम है, जो प्राचीन सामाजिक नियमों और ग्रंथों का एक ज्ञान भंडार है, जिसमें हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन मिलता है। भारतीय विद्वानों ने यह देखने के लिए राजनीतिक इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास था और उनके चलाने वाले भारतीय भी निपुण थे। यानी उन्होंने बताया कि जो भारत का इतिहास है यह एक राजनीतिक इतिहास था, और इन्हें चलाने के लिए जो भारतीय लोग थे वो भी सक्षम थे, निपुण थे। उनका उचित श्रेय पुरालेख शास्त्री देवात रामकृष्ण भंडारकर को जाना चाहिए। उन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथों पर किताब लिखी, जिससे भी उन्होंने सॉरी माफ़ करना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। सॉरी माफ़ करना यार, क्या जो हो रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण काम हेमचंद्र राय चौधरी ने किया। उन्होंने महाभारत
जो महाभारत है जिसमें लड़ाई के बारे में चर्चा की गई है। महाभारत काल से लेकर ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी तक, जो कि गुप्त साम्राज्य का अंत तक था, तब तक का प्राचीन भारत का इतिहास लिखा। यूरोपीय इतिहास की शिक्षा के रूप में उन्होंने इस किताब को लिखने की कुछ विधियों और तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। हालांकि उन्होंने इस काल विभाजन की समस्या का वर्णन नहीं किया। इसका प्राचीन भारत का इतिहास 6वीं शताब्दी तक जाकर समाप्त हो जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को माना, लेकिन रायचौधरी ने ब्रिटिश विद्वानों के अन्य दृष्टिकोण की निंदा भी की। उनका इतिहास गंभीर विविधता का घोतक हो तो, लेकिन उसमें उग्र ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मणवाद के सूत्रों भी मिलते हैं। जब वे अशोक के शांति की नीति से अशोक की जो शांति की नीति है उसका क्या कहते हैं, भर्त्सना यानी क्रिटिसाइज करते हैं। कई खंडों में प्रकाशित भारतीय नागरिकों का इतिहास एवं संस्कृति के मुख्य संपादक और सशक्त लेखक R.C. मजूमदार के लेखन में हिंदू पुनर्जीवन के प्रबल तत्व मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने में बहुत सारे लेखकों ने जो दक्षिण भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के महान इतिहासकार A.K. नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास में यह दृष्टि अपनाया, किंतु दक्षिण भारत का इतिहास इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। इसकी शैली संक्षिप्त है मगर उनका लेखन स्पष्ट है। तथ्यों की प्रस्तुति में उनकी निर्भरता रायचौधरी की तरह ही है। हालांकि दक्षिण भारत में राजनीतिक सामाजिक इतिहास के स्वभावों के बारे में उनके द्वारा बनाए गए आकलनों पर कई विद्वानों ने सवाल खड़े किए। नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सर्वोच्चता एवं भारतीय समाज में बराबर समन्वय पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के वंशानुगत इतिहास पर कई शोध प्रबंध तैयार किए गए। सन 1960 तक राजनीतिक इतिहास ने भारतीय विद्वानों का अध्ययन सबसे अधिक आकर्षण किया। उन्होंने अपने क्षेत्र के वंशानुगत इतिहास को महिमा मंडित किया। जिन लोगों ने समग्र भारत का इतिहास लिखा वे राष्ट्रीयवाद से प्रेरित थे। ठीक है, उन लोग बहुत ही ज़्यादा अपने राष्ट्र से प्रेरित थे। V.A. स्मिथ अपनी पुस्तक के 3 हिस्से में सिकंदर के आक्रमण पर ही केंद्रित रहे। भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। दूसरी तरफ उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस के संवाद और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत को सेल्यूकस से मुक्ति पर अधिक महत्ता दी। K.P. जायसवाल और A.S. अल्टेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देशी शासन द्वारा भारत को शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया। इसकी परवाह किए बिना कि मध्य एशिया एवं अन्य भूभागों के लोग भारतीय जीवन के अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने अपने मूल देशों
के लिए भारतीय संसाधन का शोषण एवं दोहन किया। ठीक है, अंग्रेज तो वही करते थे, अपने देश में संसाधन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत के संसाधनों को यहाँ से उनका खनन करते थे, उपयोग करते थे, उनका मैन्युफैक्चरिंग तो वहीं पर होता था, लेकिन यहाँ से उन्हें ले जाया जाता था और अपने देशों में उसका यूज़ करते थे और बाज़ार के रूप में भारत के नागरिकों का यूज़ करते थे, क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा उस समय जनसंख्या थी। वहाँ के बने हुए सामानों को यहाँ पर आकर उन लोग बेचते थे और अच्छा मुनाफा कमाते थे। हालांकि के.पी. जायसवाल का मुख्य योगदान भारतीय राजतंत्र के मिथ को तोड़ने में माना जाता है। सन 1910 और 1912 तक उन्होंने कई लेख लिखकर बताया कि प्राचीन समय में गणतंत्र अस्तित्व में था और स्वशासन भी था। उनका यह शोध हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन ग्रंथों में आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने का आरोप लगाया जाता है और उनके द्वारा गणतांत्रिक शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुतिकरण पर आक्षेप लगाते हुए UN घोष जैसे कई इतिहासकार उसका क्रिटिसाइज भी करते हैं। गणतंत्र प्रयोग के प्रयासों से संबंधित उसके मूल शोध को बड़ी स्वीकृति मिली। हिंदू पॉलिटी के प्रकाशित होने के बाद उनका 6ठी संस्करण आ चुका है। इस अद्भुतपूर्व शोध को आज भी एक क्लासिक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गैर राजनीतिक इतिहास की ओर। क्या? गैर राजनीतिक इतिहास की ओर। संस्कृतिविद के रूप में दीक्षित ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बासम ने प्राचीन भारत को देखने के नज़रिए पर ही आधुनिक दृष्टिकोण से सवाल खड़े किए। उनके पुराने लेख से असंगति पंथों के भौतिकी दर्शन में विशेष रुचि के प्रमाण मिलते हैं। बाद में उन्होंने माना कि अतीत को जिज्ञासा और आनंदीभूति के लिए पढ़ा जाना चाहिए, जिज्ञासा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और आनंदीभूति यानी अपने शौक के लिए पढ़ो, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, इसलिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना चाहिए। उनकी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया जो कि सन 1951 में प्रकाशित हुआ, V.V. स्मिथ और कई ऐसे अन्य ब्रिटिश लेखकों के दुराग्रह से मुक्त प्राचीन भारत सभ्यता और संस्कृति के कई पहलुओं का सहानुभूतिपूर्व सर्वेक्षण है। बासम की पुस्तक राजनीतिक और गैर राजनीतिक इतिहास की तरफ प्रमुखता से संकेत करती है। यही बदलाव D.D. कोसाम्बी, एक बहुत ही मस्त लेखक है D.D. कोसाम्बी की पुस्तक देखिए हिंदी अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा तो इंग्लिश पढ़िए, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में भी स्पष्ट है, जो बाद में इंग्लिश पढ़िए द सिविलाइजेशन ऑफ एंसेंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। ठीक है, 1965 में प्रकाशित हुआ। D.D. कोसाम्बी ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनकी शैली इतिहास की भौतिकी व्याख्या से प्रभावित है, जिन्हें कार्ल मार्क्स की रचनाओं से लिया गया है। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज, अर्थ और संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ण और
आदिम मानव के संबंध में सामाजिक और आर्थिक विकास की श्रेणी को दर्शाने उनके पहले सर्वेक्षण खंड में था। बासम के साथ साथ कई विद्वानों ने इनकी क्रिटिसाइज भ्रष्टाना की, लेकिन उनकी यह जो किताब है आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती है। क्रिटिसाइज हुआ लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी भी इसका अध्ययन किया जा रहा है। पिछले 50 वर्षों में प्राचीन भारत पर काम करने वालों की विविधता और झुकाव में आमूलचूल परिवर्तन हुए। वे मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर पुरजोर महत्व देते हैं और जिसे राजनीतिक विकास से जोड़कर देखते हैं। वे ग्रंथों का स्तरीकरण यानी लेवल जो होता है स्तरीकरण करते हैं और उनके परंपरागत स्वभावों की तुलना पुरातत्व विज्ञान और महान शास्त्रीय साक्ष्य यानी जो एविडेंस से करते हैं। ऐसा इतिहास अध्ययन के उज्जवल भविष्य की ओर सूचित करना है। अब पश्चिमी लेखक जोर नहीं देते कि सारे सांस्कृतिक तत्व भारत से बाहर से आए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक विचारों, संस्कार, जाति, वंश और परंपरा भारतीय इतिहास के केंद्र में है। वे विभिन्न विभाजित करने वाले विशेषताओं उनके कारण ह्रास यानी घटित हुआ उनको कम महत्व देते हैं। उसका पूरा अध्ययन स्थायित्व और निरंतरता की समस्या पर है। वे पुराने और अनोखे तत्वों की ओर ज़्यादा आकर्षित जाने पड़ते हैं और उन्हें हमेशा यानी ऑलवेज यह हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहिए यानी संभाल कर रखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि जो भारतीय समाज ना तो बदलता है और ना ही बदल सकता है, यह ठहराव भारतीय स्वभाव का अभिन्न अंग है तथा जो ये कुलीन हो गया, अभिजात हो गया, औपनिवेशिक भारतीय अतीत के अध्ययन का उपयोग विकास को बाधित करने में करते हैं। हमें आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह हमें इतिहास को पढ़कर ही समझ आता है। ठीक है, बाधित करता है। कुछ भारतीय लेखक धर्म की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और मानते हैं कि जो कुछ भी अच्छा और महान है उसकी शुरुआत भारत से ही हुई है। अब हम लोग देखेंगे क्या सांप्रदायिक दृष्टिकोण 1980 से लेकर आज तक कुछ भारतीय और पश्चिमी लेखकों ने प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए आक्रामक एवं अतार्किक दृष्टिकोण अपनाया है। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक इतिहासकार जानबूझकर भारतीय उपलब्धियों की निंदा करते हैं और भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों का श्रेय बाहरी प्रभाव को देते थे। भारतीय इतिहासकारों ने विश्व संस्कृति में भारत के योगदानों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार इतिहास की व्याख्या में औपनिवेशिकवाद और राष्ट्रवाद के बीच निरंतर संघर्ष जारी रहा। वो कहते थे कि भारत में जितना भी अच्छा गुण आया है वो दूसरे देशों से आया है। अब स्थिति बदल चुकी है। अब इस संघर्ष में एक तरफ सांप्रदायिकता और अतार्किकता है तो दूसरी तरफ तार्किकता और निष्ठा। हालांकि ज़्यादातर लेखक तार्किक और निष्ठावान हैं, कुछ लोग सांप्रदायिक और अतार्किक हो गए हैं। दूसरे पक्ष वाले लेखक स्मिथ हो गया, किवंदती हो गया, इन्होंने बताया कि बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के राम की अयोध्या कल ही हमारे यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। राम की अयोध्या के अस्तित्व में होने का तर्क देते हैं। वे ब्राह्मणवाद, सामाजिक संरचना के सभी आलोचनात्मक अध्ययन की निंदा करते हैं और यहाँ तक कि मनु के सामाजिक असमानता की अनदेखी करते हुए जाति
व्यवस्था की समर्थन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो भारत की बुराई करते हैं, भारत को अच्छा मानते हैं। तो लोग एक प्रकार का नहीं होता, सबका अपना अपना राय होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर उतना खास हमारे एग्ज़ाम के लिए है नहीं। ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बस हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एयर 01 क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई वहाँ पर आपको पैसा नहीं लिया जाएगा। आप रामचरण शर्मा हो गया, रमेश सिंह हो गया, और भी जितना भी फेमस बुक है सबका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे लोग जो कभी पेंटेड ग्रे वेयर को वैदिक लोगों को भारत से बाहर का होने के लिए जिम्मेदार ठहराए और वे इंडो आर्यन को भारतीय मूलवासी घोषित कर रहे हैं। ये तर्क देखते हैं कि भारत से आए मुसलमान, जो मुस्लिम हो गया और क्रिश्चियन हो गया, भारत में विदेशी हैं। ठीक है, ऐसे सरलीकृत मान्यताओं को स्रोतों के तार्किक अध्ययन के आधार पर जांच करने की ज़रूरत है। ये सब कैसे पता चला कि जो मुसलमान है या क्रिश्चियन है ये सब भारत में विदेशी के रूप में आए थे और यहीं पर रह गए, और उनका जो अच्छा हमें गुण लगा वो हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। बहुत लोगों ने उन्हीं का धर्म को अपना लिया। ठीक है, सांप्रदायिक के तौर पर किसी भी प्राचीन ग्रंथ या किसी अन्य स्रोत से ना तो हिंदू की पुष्टि होती है ना हिंदू धर्म की। सांप्रदायिक लेखक हिंदू और हिंदुत्व का राग अल्पाते रहते हैं। ऐसे परिस्थितियों में इतिहासकारों और सावधानीपूर्वक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मानकों के साथ साथ पहले से स्थापित ऐतिहासिक मानकों को अपनाना होगा। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। देखिए, इतिहास में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उस समय हम मौजूद नहीं थे, ना ही विशेषकर कुछ इतिहासकार मौजूद हैं। उन लोग ये जो बताते हैं ये किस आधार पर बताते हैं? उस समय के वैदिक ग्रंथ हो गया, पांडुलिपि हो गया, महाकाव्य हो गया, इन्हीं के सहारे हमें प्राचीन इतिहास को लिख कर हमें बता रहे हैं। ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं रामचरण शर्मा का, ये बुक में जो लिखा हुआ है क्या उन्होंने अपने मन से लिख दिया है? नहीं, ये जो इतिहास लिखा गया है ये उस समय के जितना भी साक्ष्य मिले था उसी के सहारे लिखा गया है। तो इतिहास हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा भारत कितना सुंदर था, भारत में कौन कौन से गुण मौजूद थे और इन गुणों को किस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा समय समय पर हटाया गया। ठीक है, ये जो जातीय व्यवस्था हमें नज़र आ रहा है ये जातीय व्यवस्था पहले नहीं था, इसे जानबूझकर अपनाया गया। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर होता है समाप्त। यहाँ पर कुछ कार्यक्रम दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म, कल हम अगला चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए जितना भी फेमस बुक है उसको मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। यह चैप्टर इतना खास नहीं था इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जोर देकर आपको समझाने में सक्षम नहीं रहा। अगर आपको